हम्म, कल्पना कीजिए एक ऐसी कतार की जिसकी कोई हद ही ना हो। हाँ, एक ऐसी लाइन जिसमें भारत के हर कोने से लोग खड़े हों। बिल्कुल, मतलब छोटे दुकानदार, व्यापारी, आम नागरिक। और इस कतार की लंबाई इतनी है कि इसमें 1 या 2 लाख नहीं, बल्कि पूरे 5 करोड़ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 5 करोड़। जो कि सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? ये कोई काल्पनिक नंबर नहीं है। ये उन मुकद्दमों की संख्या है जो आज की तारीख में हमारी अदालतों में पेंडिंग है। एकदम सही। फाइलों का एक ऐसा पहाड़ जिसने पूरे सिस्टम को दबा रखा है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पहाड़ को थोड़ा डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वो हाल ही में चर्चा में आए जन विश्वास बिल पर आधारित हैं। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे ये नया बिल कारोबार और आम जनजीवन को आसान बनाने का दावा कर रहा है। बिल्कुल, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग कहा जाता है। तो क्या फाइलों के इस 5 करोड़ के अंबार को सच में कम किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक और सरकारी दावा है? देखिए, ये 5 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है। लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। एग्जैक्टली। जब हम इन पेंडिंग मामलों की बात करते हैं तो हम उन लोगों की मानसिक शांति की बात कर रहे हैं जो सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। सही बात है। जन विश्वास बिल इसी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के रूप में आया है। स्रोत के अनुसार इस बिल के जरिए 79 अलग-अलग कानूनों से जुड़े लगभग 1000 प्रावधानों को बदल दिया गया है। 1000? मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि पहले अति मामूली गलतियों को भी सीधे अपराध मान लिया जाता था। अच्छा, क्रिमिनल ऑफेंस। बिल्कुल, क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, मतलब 1000 प्रावधानों में बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट कहती है कि मामूली गलतियों को अपराध माना जाता था। तो 79 कानूनों में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें थी जिन्हें सीधे अपराध बना दिया गया था? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हमारा कानूनी ढांचा इतना कठोर था कि हर छोटी बात पर जेल का डर दिखाया जाता था? मेरी सोच का था कि ये तो ऐसा है जैसे कि कोई कॉलोनियल लेगेसी हो। हाँ, या फिर अगर एक उपमा दूं तो ये ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन में हजारों छोटे छोटे बैकग्राउंड ऐप्स खुले हुए हों। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है ना? मतलब आप फोन पर कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, जैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, लेकिन वो फालतू के ऐप्स पूरी मेमोरी और बैटरी खा रहे हैं और पूरा सिस्टम ही हैंग हो रहा है। बिल्कुल। वो बैकग्राउंड ऐप्स दरअसल वो पुराने आउटडेटेड कानून थे जो बिना वजह सिस्टम को धीमा कर रहे थे। तो ये कानून इतने सख्त क्यों थे? देखिए, इसका जवाब हमारे सिस्टम के इतिहास में है। हमारा कानूनी ढांचा काफी हद तक उस औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा रहा है। मतलब अंग्रेजों के जमाने के नियम। हाँ, जहां कानून नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि उन पर कंट्रोल रखने के लिए बनाए गए थे। शासन का मूल मंत्र ही डर था। अच्छा। अब सोचिए, अगर कोई छोटा कारोबारी किसी सरकारी फॉर्म में अनजाने में गलत तारीख भर दे तो क्या होगा? या अपनी दुकान के बोर्ड का साइज तय मानक से 1 इंच बड़ा कर दे, तो पुराने कानूनों के हिसाब से वो एक अपराधी था। 1 इंच बोर्ड बड़ा होने पर अपराधी? ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। बिल्कुल, उसे पुलिस पकड़ सकती थी, उस पर क्रिमिनल केस चल सकता था। एक तरफ हम बात करते हैं कि लोग अपना व्यापार बढ़ाएं, इकोनॉमी में योगदान दें, और दूसरी तरफ 1 इंच के लिए जेल का डर। इसी मनोवैज्ञानिक बोझ को हटाने की प्रक्रिया को कानूनी भाषा में डीक्रिमिनलाइजेशन कहा जाता है। मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर करना। एकदम सही। जन विश्वास बिल का जो मूल ढांचा है वो इन्हीं छोटी मोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करने पर टिका है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या? डीक्रिमिनलाइजेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिपोर्ट में है कि केंद्र सरकार अब राज्यों से भी इन पुराने मुकदमों को समाप्त करने के लिए कहेगी। हाँ, बिल्कुल कहेगी। तो ये जमीनी स्तर पर कैसे होगा? मेरा मतलब है, अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो सरकार जादुई छड़ी घुमाकर उसे गायब तो नहीं कर सकती ना? हाँ, जादुई छड़ी तो नहीं होती। तो फिर कार्यपालिका सीधे न्यायपालिका के काम में कैसे दखल दे सकती है? इसका असल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही तकनीकी पहलू है। सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करती, बल्कि इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी कानून को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है तो जो सरकारी वकील होते हैं यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वो अदालतों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उन मामलों को वापस लेने की अर्जी दाखिल करते हैं।
ओहो, जिसे विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। सरकार आधिकारिक तौर पर अदालत से कहती है कि चूंकि अब ये काम अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और फिर जज उसे मंजूरी दे देते हैं। हाँ, जब अदालत मंजूरी देती है तब जाकर वो मामला सिस्टम से बाहर होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कवायद है। मतलब सरकार को हर एक मामले को चुनकर उसे वापस लेने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हाँ, मेहनत तो है, लेकिन इससे न्यायपालिका को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सही बात है। जो अदालतें इन छोटे मामलों में उलझी थीं, वो अब गंभीर आपराधिक मामलों पर ध्यान दे सकेंगी। बिल्कुल। लेकिन इस डिक्रिमिनाइजेशन को लेकर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? सवाल यह है कि अगर ये छोटी गलतियां अब अपराध नहीं हैं, तो क्या लोगों को नियम तोड़ने की खुली छूट मिल गई है? अच्छा, ये डर तो स्वाभाविक है। मतलब अगर किसी को पता है कि फॉर्म में गलत जानकारी देने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो वो नियमों की परवाही क्यों करेगा? जवाबदेही कैसे तय होगी? देखिए, इस बिल का उद्देश्य डीरेगुलेशन नहीं है। मतलब नियमों को खत्म नहीं किया जा रहा है, तो फिर बस सजा के तरीके को तार्किक बनाया जा रहा है। जवाबदेही अभी भी तय होगी, बस उसका स्वरूप बदल दिया गया है। और यहीं पर हमारी आज की रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा आता है, फाइन और पेनाल्टी के बीच का अंतर। फाइन और पेनाल्टी? हाँ, इस बिल के तहत बहुत सी जगहों पर फाइन शब्द को हटाकर उसकी जगह पेनाल्टी शब्द जोड़ दिया गया है। अब यहाँ तो कोई भी उलझ जाएगा। मतलब आम बोलचाल में तो फाइन हो या पेनाल्टी, दोनों का मतलब जेब से पैसे कटना ही है। हाँ, आम इंसान तो यही सोचेगा। अगर सड़क पर नियम टूटता है तो लोग यही कहते हैं कि मेरा फाइन लग गया या मुझे पेनाल्टी भरनी पड़ी। तो क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? सतही तौर पर देखने में भले ही ये शब्दों का हेरफेर लगे, लेकिन कानूनी रूप से ये दिन और रात का अंतर है। अच्छा, वो कैसे? इसे समझने के लिए रिपोर्ट में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी एनडीएमसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एनडीएमसी का उदाहरण? मान लीजिए किसी इलाके में कोई व्यक्ति सरकारी पानी के कनेक्शन का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा है, या कोई पाइप गलत तरीके से जोड़ लिया गया है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। तो पुराने कानून के तहत इसके लिए फाइन का प्रावधान था, लेकिन अब नए बिल में इसे पेनाल्टी कर दिया गया है। तो इससे जमीन पर क्या फर्क पड़ा? मतलब पैसे तो अभी भी देने पड़ रहे हैं ना? फर्क पूरी प्रक्रिया का है। पीयूष गोयल जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसके अनुसार फाइन हमेशा एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। न्यायिक प्रक्रिया मतलब कोर्ट? बिल्कुल। अगर किसी कानून में लिखा है कि फाइन लगेगा, तो इसका सीधा मतलब है कि उस मामले में पुलिस शामिल होगी। अरे बाप रे, पानी के पाइप के लिए पुलिस? हाँ, पुलिस पहले एफआईआर या चार्जशीट दर्ज करेगी, फिर मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, कोर्ट में तारीखें पड़ेंगी, गवाह बुलाए जाएंगे। और फिर? और जब जज को लगेगा कि गलती साबित हो गई है, तब जाकर जज फाइन तय करेगा। ओहो, मतलब अगर किसी का पानी का पाइप लीक हो रहा है तो उसे बाकायदा अदालत में बुलाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। वो इंसान किसी गंभीर अपराधी के बगल में कटघरे में खड़ा होकर अपनी पेशी का इंतजार करेगा, सिर्फ एक छोटे से फाइन के लिए? एकदम सही समझे आप। और सिर्फ वो इंसान ही नहीं, बल्कि उस विभाग का अधिकारी, पुलिस वाले, सबको उस छोटे से फाइन के लिए अपना पूरा दिन कोर्ट में बर्बाद करना पड़ता था। ये व्यवस्था तो पूरी तरह से बेतुकी थी। और क्रिमिनल मामलों में दोष सिद्ध करने का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है, जिसे अंग्रेजी में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में सालों लग जाते होंगे? बिल्कुल, सालों लग जाते थे। अब समझ में आया कि वो 5 करोड़ मुकदमों का पहाड़ कैसे खड़ा हुआ। हाँ, हर छोटे उल्लंघन को पुलिस और अदालत के रास्ते से गुजारा जा रहा था। तो फिर ये नई पेनाल्टी वाली व्यवस्था इससे कैसे अलग है? देखिए, पेनाल्टी एक सिविल या प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके लिए पुलिस या कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो ये तय कौन करेगा? जन विश्वास बिल ने ये ताकत सीधे संबंधित सरकारी विभाग को दे दी है। अब अगर एनडीएमसी का अधिकारी देखता है कि पानी का अवैध इस्तेमाल हो रहा है, तो वो खुद मुआयना करेगा, उल्लंघन की पुष्टि करेगा और मौके पर ही पेनाल्टी की रसीद काट देगा। अरे वाह, मतलब मामला उसी वक्त खत्म है? बिल्कुल, उसी जगह पर खत्म। न कोई एफआईआर, न पुलिस, न अदालत। इंसान अपनी पेनाल्टी भरेगा और बात खत्म। ये तो सच में पूरे सिस्टम को पलट कर रख देने वाला कदम है ना? मतलब जुर्माना तो अभी भी है, लेकिन जो प्रोसेस की सजा थी, वो सालों तक अदालत के धक्के खाने वाली बात, वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए एक और बात मन में आती है। हमने एनडीएमसी की बात की, जो नई दिल्ली से जुड़ा है। हाँ। पर एक आम रेढ़ी पटरी वाला या नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में केंद्र सरकार से ज्यादा अपनी राज्य सरकार और नगर पालिकाओं से टकराता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो क्या
ये नया सिस्टम सिर्फ दिल्ली या केंद्र तक ही सीमित रहेगा? नहीं नहीं, असली बदलाव तो तभी महसूस होगा जब स्थानीय स्तर पर चीजें बदलेंगी, और रिपोर्ट में इसे भी कवर किया गया है। अच्छा। राज्य भी इसे अपना रहे हैं। हाँ। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार 12 राज्यों ने जन विश्वास बिल के आधार पर अपने कानूनों का नया वर्जन लागू भी कर लिया है। 12 राज्य, ये तो बहुत अच्छी पहल है। और अन्य सभी राज्यों से भी कहा जा रहा है कि वो अपनी नगर निगमों और पंचायतों के प्रावधानों को इसी तर्ज पर सरल बनाएं। अगर हम अपनी उसी स्मार्टफोन वाली उपमा पर वापस लौटें। हाँ, सिस्टम अपडेट वाली। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेन सर्वर पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, जहां से वो क्रिमिनल एप्स हटा दिए गए हैं। और अब उस मेन सर्वर से लोकल कंप्यूटर्स यानी राज्यों और नगरपालिकाओं को आदेश जा रहा है कि वो भी ये नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये उपमा यहाँ एकदम फिट बैठती है। लेकिन देखिए, ये सॉफ्टवेयर अपडेट इतना आसान नहीं होता। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर एक फ्रिक्शन होता है। नगरपालिकाओं के अपने बायलॉज होते हैं जो दशकों पुराने होते हैं। हाँ, ये तो है। उन सबको खोजना, पहचानना कि कहाँ फाइन लिखा है और उसे पेनल्टी में बदलना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम है। हाँ, अधिकारियों को नई ट्रेनिंग भी देनी होगी। बिल्कुल। फिर भी जब ये पूरी तरह लागू होगा तो असर बहुत गहरा होगा। और इस पूरी कवायद को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी तो आ रही हैं। हाँ, राजनीतिक बयान भी आए हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम नीतिगत विश्लेषण कर रहे हैं, किसी दल का समर्थन नहीं। लेकिन रिपोर्ट में सत्ताधारी पार्टी के नेता नितिन नवीन का बयान है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है और इसे प्रशासन के सरलीकरण की दिशा में जरूरी कदम बताया है। देखिए, अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ पॉलिसी के चश्मे से देखें, हाँ। तो ये मानना ही पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ। पहले सिस्टम ये मानकर चलता था कि हर नागरिक डिफॉल्ट रूप से गलत काम करेगा, इसलिए पुलिस का डंडा जरूरी था। एग्जैक्टली। हाँ। जन विश्वास बिल का नाम ही एक संदेश है, जनता पर भरोसा। हाँ। ये अनुपालन को डर से नहीं बल्कि आसान प्रक्रिया से सुनिश्चित करना चाहता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो बात यह है कि 79 कानूनों के 1000 प्रावधान बदल गए हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन से छोटी गलतियों पर से क्रिमिनल का ठप्पा हटा दिया गया है। फाइन की जगह पेनाल्टी आ गई है, जिससे पुलिस और कोर्ट का दखल खत्म हो गया। बिल्कुल। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है उन 5 करोड़ मुकदमों के पहाड़ को काटना। ये न्यायपालिका के लिए सच में एक बहुत बड़ी सांस लेने की जगह होगी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा इस शो में करते हैं, हम किसी भी विषय को सिर्फ उसके उजले पक्ष तक सीमित नहीं रखते। बिल्कुल, हर समाधान नए सवाल भी लाता है। सही कहा। और आज हम इस चर्चा को एक ऐसे ही विचारणीय प्रश्न पर छोड़ना चाहते हैं। वो क्या? आज हमने समझा कि अदालतों का बोझ कम करने के लिए पेनल्टी लगाने का सीधा अधिकार सरकारी विभागों को दिया जा रहा है। और यहीं पर इस व्यवस्था का सबसे नाजुक पहलू सामने आता है। जरा सोचिए, पहले जब फाइन लगता था तो बीच में एक जज होता था। प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन एक निष्पक्ष व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनता था। हाँ, एक न्यूट्रल एम्पायर था। अब जब न्यायपालिका बीच में है ही नहीं, तो एक ही सरकारी विभाग शिकायत करता भी है, जांच करता भी है और सजा तय करने वाला भी। ये तो एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। बिल्कुल। जब इतनी शक्ति सीधे एक स्थानीय अधिकारी या इंस्पेक्टर के हाथ में आ जाएगी, तो क्या इससे लाल फीताशाही और विभागीय भ्रष्टाचार का एक नया दौर शुरू नहीं होगा? करप्शन बढ़ने का रिस्क तो है। बिना कोर्ट जाए सीधे जुर्माना लगाने की इस ताकत का मिसयूज ना हो, इसके लिए हमारे पास क्या चेक और बैलेंस हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 5 करोड़ लोगों की कतार अदालतों के बाहर खड़ी थी, वो अब सरकारी दफ्तरों के बाहर लग जाएगी? इस विचार पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही गहरा सवाल है ये। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।